मित्रों, मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर, आप देख रहे हैं आजीवक न्यूज। मित्रों, लोकसभा चुनाव अपने चरम पे है। कुछ घंटे कुछ समय बचे हुए हैं लोकसभा की वोटिंग में। बस्ती छठे चरण में बस्ती में मतदान होना है। खासतौर से उत्तर प्रदेश की 61 लोकसभा सीट बस्ती में राजनीतिक उथल पुथल बड़े हुए। इस उथल पुथल में कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत चर्चा में रहे, जैसे दयाशंकर मिश्रा, दूसरे पे है लव कुश पटेल, तीसरे पे एक बड़ा नाम है उदय भान जी। उदय भान जी का नाम भी काफी लोकप्रियता के साथ और काफी चर्चा के साथ बस्ती में लिया गया। बड़े बड़े कयास लगाए गए आपके नाम को लेकर के। बहुत सारी बातें निकल करके आई नए रूप से। एक तो बहुत लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं और बड़ी राजनीति आपने किया है, तो बहुत सारी नई और पुरानी बातें आपको लेकर के फील्ड में निकल के आई। आज हमारे साथ सहयोग से उदय भान जी हमारे पास मौजूद है और हम जानते हैं कि ये जो बस्ती में राजनीतिक उछल पछल हुआ है और चूंकि वोटिंग के लिए कम समय बचा है, तो ऐसे टाइम में उनका क्या कहना है। और हमारे समर्थक, आजीवक न्यूज के समर्थक और खास तौर से उदय भान जी के समर्थकों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि जाना जाए कि उनका क्या व्यूज है। आप है उदय भान जी, बहुत खोजने के बाद आज ये आजीवक न्यूज पे मिल पाए हैं। बहुत सारी बातें करनी है। आइए शुरुआत करते हैं कि बस्ती की राजनीति के लिए सबसे पहले क्या कहना है आपका, बताएं सर, क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। बस्ती जनपद में बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट इस समय चुनाव लड़ रहे हैं जी। और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है और हमारा उम्मीद होगा कि हम इस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि बस्ती जनपद में जो दूसरी दोनों विपक्षी पार्टियां हैं उनको हरा करके हमारा प्रत्याशी विजय श्री हासिल करेगा। 4 जून को हमारे पक्ष में फैसला होगा। सर, आप बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। जहां तक जो मैं जानता हूं या लोग बताते भी हैं कि जब मैं नहीं था तब भी आप बस्ती की राजनीति में थे, बड़े पदों पे रहे। लगभग कितने साल तक राजनीति किए और कैसे कैसे राजनीति किए, क्या क्या अपने राजनीतिक कैरियर के विषय में बताएंगे आप। देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद 95 में मैंने राजनीति में शुरू किया और बहुजन समाज पार्टी राजनीति में ग्रास रूट से वर्कर बनकर के शुरू किया और उसके बाद मैं बहुजन समाज पार्टी का ग्रास रूट का वर्कर रहा, बूथ का कार्यकर्ता रहा, सेक्टर कार्यकर्ता रहा, विधानसभा में अध्यक्ष रहा, जिले में उपाध्यक्ष रहा, फिर जनपद का अध्यक्ष रहा और उसके बाद मैं मंडल कोऑर्डिनेटर रहा, मंडल प्रभारी रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, उसके बाद जोन कोऑर्डिनेटर रहा। और पूरे उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला बचा है जहाँ मैंने संगठन का काम करने के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश के पालन में मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में जाकर संगठन का काम करने का काम किया। ये जानना जरूरी है कि आपने कितने समय तक राजनीति किया है और उस राजनीति में कितने साल बीएसपी की राजनीति किया और कितने साल अदर पार्टियों की राजनीति। लगभग मैंने 25 साल बीएसपी की राजनीति की है। उसमें 1-2 साल के लिए मैं बीएसपी से निकाल दिया गया था, तो मैं दूसरे दलों में चला गया था और उस 2-3 सालों में मैंने दुनिया भर की चीज़ें देखा, दुनिया भर का अनुभव हासिल किया और फिर से जब मुझे लगा कि हमारे जैसे कार्यकर्ता जो जिस समाज से हम लोग जन्म लिए हैं और जिस समाज में हम ताल्लुक़ रखते हैं, उस समाज के लोगों का अन्य किसी दल में उतना सम्मान नहीं जितना बीएसपी में सम्मान है। उदय भान जी, आपको लेकर के एक बात मेरे मन में हमेशा कौंधती रही कि कौन सलाहकार है आपका, कौन सलाह, जो आपने पार्टियां बदली है बार बार, कभी बीजेपी में गए तो कभी कहीं गए, और कौन आपको ये सलाह देता है कि आपको नहीं देता तो आप सेंग लेते हैं, तो क्यों लेते हैं ऐसे फैसले, जब आपको पता है और समाज को भी पता है कि बीएसपी का जो पदाधिकारी है वो कहीं किसी विचारधारा के साथ सेट नहीं हो पाता, तो आपने अपने राजनीतिक कैरियर में इतना उथल पथल क्यों किया। 2015 में जब मुझे बीएसपी से निकाल दिया गया तो मैंने देखा कि एक साजिश के तहत हमारे जो उस समय समकक्षी लोग थे, जो सीनियर लोग थे, जो मेरे प्रभाव को देखते हुए उन्हें सफोकेशन महसूस हुआ, तो उन्होंने मेरी गलत शिकायत करके और मुझे बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया। तो मेरी बात तो सच है, मुझे पहले भी पता था कि बीएसपी के कार्यकर्ता को अन्य किसी दल में जाने पर उतना सम्मान नहीं मिलेगा और मैं कहीं दल में नहीं गया था। मैं सिर्फ एक दल में गया था, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर, और भारतीय जनता पार्टी में, और वहाँ भी मैं कार्यकर्ता के रूप में नहीं गया था। मैं सोचा था कि टेक्निकल स्थिति से हो सकता है समीकरण कुछ ऐसा बने कि हमें विधानसभा का टिकट मिल जाए महादेवा विधानसभा से और मैं चुनाव लड़ जाऊँ और विधायक जब हो जाऊँगा तो फिर सारी चीज़ें अनुकूल हो जाएंगी। इस नाते मैं चुनाव लड़ने के उद्देश्य वहाँ गया था, लेकिन जैसे ही वहाँ चुनाव हुआ और टिकट मुझे नहीं मिला
और मैं प्रयास किया लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। और उसके बाद से मैं संगठन में चूँकि काम वहाँ करना नहीं चाहता था, चूँकि मेरी विचारधारा और वहाँ की विचारधारा में काफ़ी डिफरेंट था और मैं वहाँ अपने आप को समाहित नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ें देखने के बाद स्वतः मैंने अपने समाज के लोगों से सलाह मशवरा करके फिर से मैंने बीएसपी में वापसी किया। यही बात मेरे मन में मलाल बन के कौंधती रही कि आप एक तो सेट नहीं कर पाते हैं और आप टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी, जबकि आपको ये पता, आप सीनियर लीडर, आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लंबे समय से राजनीति करता है उसे भी टिकट नहीं मिलता। आपको ये कैसे लग गया कि हमें वहां टिकट मिल जाएगा और हमारी राजनीति बीएसपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सफल हो जाएगी? स्वाभाविक है, ये कोई भी नेता अगर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जैसे मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया था बहुजन समाज पार्टी, जब मुझे निष्कासित कर दिया और मेरे लाख प्रयास के बावजूद, कई बार मेरे प्रयास की पार्टी में कि मेरे बार बार अप्रोच करने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी मेरी वापसी नहीं हो पा रही थी। तो पब्लिक कहती है कि आप उस समय धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात कि उदय भान जी को इंतजार करना चाहिए था, फिर उनकी वापसी हो पाती, फिर क्या कहना? नहीं, उसका लंबा समय इंतजार किया था मैंने, 2022 तक इंतजार किया था, काफ़ी लंबा समय इंतजार किया था। और वो इंतजार का घड़ी तब तक मैं कई बार अप्रोच किया, सैकड़ों बार मैंने अप्रोच किया, लेकिन मेरे जो प्रतिद्वंदी लोग थे पार्टी में ही, बहुजन समाज पार्टी में ही, वो मेरी बात को बहन जी तक नहीं पहुँचने देते थे। और वो लोग इतना काकस बधाए हुए थे कि मेरे सारे अप्रोच को उन्होंने निष्प्रभावी कर दिया। लिहाजा इसी नाते मेरे मन में ये बात आया कि चलो कम से कम एक टिकट लेते हैं, अगर टिकट मिल जाता है तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़के, ठीक है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने जिस इलाके का मैं विधायक होऊंगा उस इलाके में अपने समाज के लिए कुछ काम करूंगा। यहाँ पर डीएम है, एसपी हैं, थाना अदालत है, तहसील स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, जिला लेवल पर हम अपने लोगों की पैरवी करेंगे। अपने लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा होगा उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो वंचित समाज है उसको उसका हक दिलाने का प्रयास करेंगे। जो भी गरीब पिछड़ा तबका है उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपकी बातों से एक बात निकल के आ रही है, अभी आपने कहा कि वो जो बीच के लोग थे वो मेरी बात बहन जी तक नहीं पहुंचने देते थे। इससे आपको पता है क्या सापुर? इसका मतलब ये होता है कि बहन जी दलालों के आधार पर चलती है, या बहन जी के बीच में कुछ ऐसे दलाल है जो उनको मुख्य धारा से जुड़ने नहीं देते हैं? नहीं, वो एक्चुअल में हर दल में चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ लोग ऐसे प्रभावशाली लोग होते हैं जो अपनी काकस बनाए रखते हैं, और ताकतवर लोग होते हैं तो वो गोल बना लेते हैं। गोल बना करके और वो क्या करते हैं, किसी भी दल में देखने को मिलता है। हमने तमाम दलों में मैंने देखा, उनके कार्यकर्ताओं की बात को सुना है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो वो अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने में, जहाँ अपने नेता के पास पहुँचना चाहिए, वो नेता तक बात पहुँचने नहीं पाती। अगर नेता को पता चल जाए कि अमुक घटना ऐसे हुई है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका दूध का दूध पानी पानी हो जाए। लेकिन ये काकस ऐसा होता है कि वो जिले से बाहर जाने ही नहीं देता है, तो इसी नाते वो नेता को कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे घुमा फिर के राजनीति के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद आपकी बहुजन समाज पार्टी में ड्रामेटिक तरीके से एक असंभव प्रयास 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी अचानक वापसी होती है और एक बड़ी छवि के रूप में आप उभर करके आते हैं। ये कैसे संभव हो पाया? ये माननीय बहन जी का कृपा है, और माननीय बहन जी के पास जब इस बात को मैंने बताया, पहले ही बताया कि जो कुछ काकस लोग बधाए हुए थे, बांधे हुए थे, तो जो काकस छीड़ हुआ और ऐसे लोगों को पार्टी से जब असलियत पता चला, माननीय बहन जी को हमारी जिम्मेदारी के साथ हमको पार्टी में वापस लिया। मैंने देखा कि आप जब पार्टी में बहन जी ने किया तो आपने अपने टैलेंट का प्रतिभा दिखाते हुए एक बड़ा प्रयास, फिर भी रिजल्ट उसके इतर रहा, कहानियां बदली। उसके संबंध में कहना आपका? स्वाभाविक है, बात सही है, आपका कहना सही है। और दयाशंकर मिश्रा जी का जैसे बहुजन समाज पार्टी में ले आना, ये बड़ी बात थी, क्योंकि दयाशंकर मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी में लगभग 40 सालों तक, 35-40 सालों तक आरएसएस से जुड़ करके और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था। 95 में उन्होंने आवास विश्वविद्यालय से शासन का चुनाव लड़ा था, जीते थे, और उसके बाद से लगातार वो बहुजन भारतीय जनता पार्टी में रह करके विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया था, और वो पूरा जमीनी नेता थे। और उन जैसे व्यक्ति को तोड़ना बहुजन भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ से निकालना, ये बड़ी बात थी। लेकिन मैंने उस पर प्रयास किया, इस नाते प्रयास किया कि मुझे एक अच्छे नेता की ज़रूरत है भारतीय पार्टी में, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी टिकट मांगने वाले लोग थे वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई देते ऐसे समय पर कि हम लड़ाई को खड़ा कर सके। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई नेता मिल जाएगा जिसमें हम जो है लड़ाई को खड़ा कर सकते हैं। तो उस स्थिति में दयाशंकर मिश्रा जी को तोड़ करके लाया गया और उनको टिकट दिलाया गया, और टिकट दिलाने के बाद माननीय बहन जी ने उनको टिकट दिया और वो चुनाव लड़े, और कतिपय कारणों से फिर अचानक उनका टिकट कटा और उसके बाद फिर से वो दल छोड़ के चले। जरा सा मैं बात करना चाहता हूँ, दयाशंकर मिश्र जब मैदान में आए, तरह का स्वाद, एक रौनक हर किसी के जुबान पे था कि लड़ाई तिकड़ी हो गई है
और सड़कों पे लोग दयाशंकर मिश्र के रूप में बोल रहे थे। मैं भी खुद देख रहा था कि दयाशंकर मिश्र जिस दिन से मैदान में आए थे उस दिन से प्रतिपल चढ़ रहे थे। अचानक ये नामांकन के अंतिम दिन, मुझे याद है मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे मौजूद था। वहां 2:30 बजे जब आधा घंटा नामांकन को बचते हैं तो ये पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बदल दिया गया है और दयाशंकर मिश्र के जगह पर लवकुश पटेल को उतार दिया गया, जो अचानक नामांकन करने पहुंचते हैं। हम लोग देखते हैं और पूरे जिले में हड़कंप मच जाती है। इस घटना चक्र के विषय में क्या कहना आप? दयाशंकर मिश्रा जी को लाया गया था, चुनाव लड़ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनको हाथों हाथ लेकर के गांव-गांव दौड़ाने का काम कर रहे थे और दयाशंकर मिश्रा जी कार्यकर्ता और दयाशंकर मिल करके दोनों बढ़िया चुनाव, इसमें कोई नहीं है। लेकिन जिस प्रत्याशी बाद में जो कैंडिडेट आए दोबारा लवकुश पटेल जी, वो भी मजबूत कैंडिडेट थे और उनके राजनीतिक घराने से थे। उनकी बात वो बीच में उन्होंने अपने कर दिया था। जब वो लड़ने से इनकार कर दिए थे तो माननीय बहन जी ने फिर दूसरे कैंडिडेट को तलाशा था। पहले भी बहन जी की इच्छा थी कि उन्हीं को लड़ाया जाए और वो कैंडिडेट उनको बनाया जाए, लेकिन वो खुद लड़ने से मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से बहन जी के नेतृत्व में चुनाव जीता जा सकता है, तो उनके मन में फिर बात आई कि नहीं, चुनाव लड़ा जाए और अप्रोच किया जाए। फिर उन्होंने भी संपर्क किया और अपना जाति समीकरण किया। एक्चुअल में सच्चाई क्या है कि यहाँ पर पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक की आबादी बहुत ज्यादा है, आधे से ज्यादा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की आबादी है। बहन जी की भी सोच थी कि यहाँ पिछड़े समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, ये पहले से सोच थी। वो तो हमारे मतलब वो तो इस नाते कि चूंकि इन्होंने इनकार किया और दूसरे पिछड़े दलित पिछड़े कैंडिडेट नहीं लड़ने के लिए तैयार थे, जो भी लोग थे वो लड़ना नहीं चाहते थे, जो हमारी पार्टी में काम कर रहे थे वो लोग मना कर दिए लड़ने से। तो मजबूरन हम लोगों ने एक कैंडिडेट ऐसा कि जो लड़ने में आया दयाशंकर मिश्रा के रूप में। लेकिन और लवकुश पटेल फिर से आए परिदृश्य के सामने, उन्होंने अपनी बात रखा, अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताया, जी के बारे में बताया, सारी चीज बताया। तो बहन जी को लगा कि ये ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है। और ये जो मिश्रा जी हैं, जो कि ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण समाज का मतदाता है ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में वोट करता है, और उनकी चूंकि प्रदेश में भी सरकार है, उनकी चूंकि केंद्र में भी सरकार है, तो उनके पास अपनी एक खुद की पार्टी, इस नाते वो किसी दूसरे व्यक्ति को क्यों वोट करने जाएंगे, पार्टी को वोट क्यों करने जाएंगे। हमारे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में थी कि दयाशंकर मिश्रा जी कुछ वोट काट सकते हैं भारतीय ब्राह्मण समाज का, लेकिन वो बहुतायत वोट ब्राह्मण समाज का नहीं पाते। तो इस चीज को देखते हुए माननीय बहन जी ने इस निर्णय को लिया कि नहीं, हमारा पिछड़ा कैंडिडेट जो रहेगा वो वहां पर ज्यादा संख्या में वोट ले पाएगा और चुनाव जीत पाएगा। उदयभान जी, आप जो बता रहे हैं मेरी सोच उसके इतर है। मुझे मैं ऐसा सोचता हूँ, या पब्लिक में जो सोच निकल करके आई, ऐसा पता चला कि पहले से लवकुश पटेल चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे थे, किसी तरह से उनको टिकट नहीं मिला, वो फेल हो गए, दयाशंकर जी कैंडिडेट के रूप में आ गए मैदान में। कुछ निगेटिव रही होगी, चुनाव बहुत खूबसूरत उनका चढ़ रहा था, कुछ निगेटिव रही होगी। लोग ये कह रहे थे कि उस हिसाब से पैसे नहीं खर्च कर पा रहे या जो भी नहीं काट पा रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि लवकुश पटेल से बेहतर कैंडिडेट थे, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो बड़ा चुनाव होता है। लवकुश पटेल के पास कोई बड़े चुनाव का एक्सपीरियंस पहले से नहीं था। अचानक 15 दिन में मुझे नहीं लगता कि लवकुश पटेल दयाशंकर से बेहतर चुनाव लड़ पाते, और अचानक ये सब जो हुआ वो मेरे समझ में नहीं है और पब्लिक के समझ में नहीं है। उसका खासा प्रभाव यहाँ के वोटरों पे पड़ा है, आपने देखा होगा, आपको पता भी है, और हर वोटर ये बात को बता रहा है। अभी बीएसपी की हालत यहाँ बस्ती में क्या होगी, जरा उसके विषय में बताएं। नहीं, बीएसपी की हालत ठीक रहेगी। उतनी बड़ी तादाद में ब्राह्मणों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। कुल मिला करके बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको चुनाव लड़ा रहे थे, समाज पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके आगे पीछे चल रहे थे, और जो सजातीय लोग थे वो बैठे इंतजार कर रहे थे कि समय आएगा तो हम उनके साथ खुलेंगे, नहीं खुलेंगे, वो आने वाले समय की बात थी। इसी बीच में जब सर्वे दोबारा हुआ तो सर्वे में चीजें रिपोर्ट आ गई कि ब्राह्मण समाज खुलने के लिए तैयार नहीं है, वो इंतजार कर रहा है, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहा है। तो ये रिपोर्टिंग जब गई बहन जी के पास कि ब्राह्मण समाज खुल नहीं रहा है जितनी बड़ी तादाद में खुलना चाहिए था, तो ये चीज उनके निगेटिव चली गई और इसी वजह से उनका टिकट कटा। इस दौरान जब ये टिकट बदले गए, जो ये ड्रामेटिक बदलाव हुआ बहुजन समाज पार्टी में, उसके वजह से फील्ड में भी निगेटिव उठती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहन कुमारी मायावती भाजपा की बी पार्टी हो गई है। बहुत सारे लोगों ने उनको क्लेम किया, और चूंकि लोगों को यह लगा कि लवकुश पटेल 15 दिन में बेहतर चुनाव कैंपेन नहीं कर पाएंगे, इस नाते उसका भी रिएक्शन आपके बीएसपी के वोटरों पे भी पड़ा और दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये फायदे का चुनाव, या पब्लिक जो कह रही है उसको कैसे रोका जा सकता है या क्या कहा जा सकता है। नहीं, देखिए, पब्लिक अनुमान जो भी हो, फिलहाल ये कहना गलत है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है,
क्योंकि तमाम हमारे नेताओं के खिलाफ, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे नेताओं ने भाषण किया, उनके खिलाफ FIR हुआ और हमारे तमाम लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाइयाँ हुई और हमारी नेता के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई हुई। तो इस नाते इस सब चीज़ों को देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। और अन्य तमाम जगहों पर हम फैजाबाद में ही, अब देखिए, उनके भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ हमने वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया है। ऐसे तमाम जगहों पर हमारे ब्राह्मण कैंडिडेट खड़े हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वहीं पर हमने सवर्ण कैंडिडेट दे रखा है तमाम सीटों पर। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी बी टीम है। हमारा अपना समीकरण, हम किसी के कहने से न कहने से, या हमारी नेता इस तरह से नहीं सोचती हैं कि कोई हमारे ऊपर क्या कारक है। वो हमारी नेता अपना स्वतः निर्णय लेती हैं, अपनी इच्छा से निर्णय लेती हैं और उनको जो लगता है, जो सही होता है बहुजन समाज पार्टी के हित में या बहुजन समाज के हित में, ऐसा निर्णय लेती हैं। उन तमाम जगहों पर उन्होंने अच्छे कैंडिडेट खड़ा किए, बैकवर्ड कैंडिडेट खड़ा किए जहाँ पर बैकवर्ड की आबादी ज़्यादा है। उन तमाम जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किए। हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है हमारी पार्टी नेता पर कि मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा खड़े। भाई, जहाँ 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख की आबादी मुस्लिम आबादी है, वहां अगर हम दूसरे बिरादरी को टिकट देते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। अगर हम वहां 4.5 लाख की आबादी को अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट दे रहे हैं, जहां हमारी बैकवर्ड आबादी 4 लाख, 4.5 लाख आबादी है, अगर हम बैकवर्ड को दे रहे हैं, अगर जहां हमारे सवर्ण आबादी ठीक ठाक, हम सवर्ण दे रहे हैं, जहां दलित आबादी हमारी ठीक ठाक, हम दलित दे रहे हैं, तो हम अपने समीकरण के हिसाब से टिकट दे रहे हैं, हमारी दे रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहना उचित होगा कि हम बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी बी टीम है। माननीय बहन जी हमारी सर्वमान्य नेता है, सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके निर्णय पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। उनका जो भी निर्णय वो हमारे सिरोधार है, उन्होंने क्यों ऐसा किया, कैसे किया है, काहे किया है, ये सब चीजें उनका विषय, इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे दोनों बड़े नेता हैं और सबसे बड़ी नेता हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता है। लोगों को भाव नहीं मिल रहा था, उस कारण जो बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी थी वो आपके अगेंस्ट आ गई और उन्हें कुछ गलत मैसेज भी नेतृत्व को दिया उनको। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है, समाज में उनकी एक बड़ी चर्चा होती है कि ये पैसा लेते हैं समाज से और तमाम तरह की बातें मैं उससे आपसे नहीं कह रहा। उन लोगों ने भी क्या आपका विरोध किया? क्या आपके कैंडिडेट बनने में उन लोगों ने भी कोई भूमिका अदा की? क्योंकि तमाम ऐसे नाम आते हैं, मैं गिना नहीं सकता। देखिए, ऐसा है कि ये अफवाहें हैं और इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में हमने जब काम किया है तो मेरे मेहनत को आप लोग जानते हैं, इसी ज़िले के रहने वाले आप भी हैं और सारे लोग जानते हैं, मैं बहुत ही मेहनत करके संगठन का काम करता हूं। और जो हमसे पहले से यहाँ संगठन में पहले पदाधिकारी काम कर रहे थे, वो भी ईमानदारी से पार्टी का काम कर, जिनकी जितनी क्षमता है उतना वो काम करते हैं। इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है कि मेरे आने के बाद उनके अंदर निराशा हुई या उनके अंदर थोड़ा सा आक्रोश आया या हमसे नाराज हुए या उनके अंदर कुछ कहीं किसी प्रकार का सफोकेशन महसूस हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारे लोग अपने तरीके से बहुजन समाज पार्टी मजबूत करने का काम कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ और सबका उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी बस्ती मजबूत हो। उनका कोई रिपोर्टिंग ऐसी नहीं थी। बहन जी की अपनी रिपोर्टिंग क्या और कैसे लिया उन्होंने वो जानती हैं, बहन जी जानती हैं। और जिले के जो पदाधिकारी हैं ये लोग भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उनका कहीं कोई द्वेषपूर्ण निर्णय नहीं था, उनका कहीं द्वेष नहीं था, उनका कहीं कोई गलती नहीं है। नया प्रत्याशी आया तो उसके साथ भी चल रहे हैं। तो बहन जी हमारी नेता है और उनके निर्णय के बाद फिर कोई चीज बीच में आर्गूमेंट का जगह नहीं बचता है। किसी प्रकार का कोई बहस, किसी तर्क की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता को सिरोधार मानते हैं। उनका एक एक शब्द हमारे लिए आदेश के समान होता है, एकदम ब्रह्मा की लकीर की तरह हो जाता है। तो वो हमारे, चाहे हम हो चाहे हमारे बाकी जो कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब बहन जी के निर्देशों का अच्छे से पालन करते हैं। वो पहले भी करते आए हैं, अभी भी करते चले आए। पार्टी में कब तक बने रहेंगे या कुछ और नया फैसला लेंगे या क्या करेंगे, उसके संबंध में भी बताएं। ये चीजें एक बार जब गलती आदमी से होती है तो ऐसी चर्चाएं समाज में होती रहती हैं। तो ये चीज़ें स्वाभाविक है, लोग चर्चा करेंगे कि इन्होंने पहले दल में से गए, दूसरे दल में गए, फिर वापस आए, फिर हो सकता है चले, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमने पहले भी बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि मैं दल नहीं छोड़ा था, हमको पार्टी से निकाला गया था और मेरी वापसी नहीं हो रही थी। तो मैं 4-5 साल तक जब घर बैठा रह गया, नहीं कोई बात बनी, तो मैंने एक भविष्य तलाशने का प्रयास किया। उस प्रयास में मैं असफल भी रहा, जहाँ गया वहाँ असफल रहा। फिर से जब मैंने अप्रोच किया, फिर से मैंने देखा कि अब मामला ठीक हो रहा है, अब संगठन में अच्छे लोग आ गए हैं, पार्टी नेतृत्व के पास हमने अपना आवेदन भेजा, उनके पास संदेश भेजा, तो संदेश उनके पास सही तरीके से पहुंच गया और सही तरीके से आने के बाद वो मुझे स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो जब उन्होंने पूरा सम्मान दे ही दिया है और सबसे अच्छी जगह पहुंचा दिया, तो फिर ऐसी कोई बात आने की कोई संभावना ही नहीं। जी चलिए, अंत में हमारी आपकी काफी लंबी बात हो चुकी है। गर्मी अपने चरम पे है, चुनाव की भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। ऐसे में आप अपने फैंस या अपने वोटर या पार्टी के कार्यकर्ता, ओवरऑल सबके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे?
देखें, ऐसा है कि हमारे कोई वोटर नहीं है, हमारे कुछ समर्थक हमारे व्यक्तिगत समर्थक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत समर्थक पर विशेष बात नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और उनका निर्देश ही हमारे लिए सिरदार है। जब उन्होंने कोई कैंडिडेट दे दिया है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, 25 तारीख को यहाँ वोट होने जा रहा है, तो हम सभी उस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और वोटरों से निवेदन करें, बस्ती की सम्मानित जनता से निवेदन करेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लोकेश पटेल हैं, उनके चुनाव निशान हाथी पे बटन दबा करके 25 तारीख को इतनी ज़्यादा मात्रा में बटन दबाएं कि वो आने वाले समय में यहाँ के लोकसभा के सांसद बने, जीते हैं, विजयी हों और बहन कुमारी मायावती जी को के पास संदेश जाए कि बस्ती से एक सांसद जीत के आया है। हम लोग सिर्फ बहन जी के आदेशों का पालन करने वाले हैं, तो इस नाते हमारा अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, केवल बहन जी का संदेश ही है और बहन जी का संदेश गाँव तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम फिर से एक बार अपील करेंगे अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से और अपने बस्ती की जनता से कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से लोकेश पटेल जी को भारी मतों से जिता करके आज सांसद बनाने का काम। चलिए, थैंक यू। मित्रों, आप देख रहे थे, ये उदय भान जी है जिनके विषय में मैं आपको बताऊं, बड़े लंबे समय से एक मेरी तैयारी चल रही, एक प्रिपरेशन चल रहा था, इनसे ठीक से बात करूं, बड़ी कसक थी मेरे मन में, बहुत दिनों से मैं इंतजार, ये मिल नहीं रहे थे। जब तक ये चुनाव कैंपेन में थे तो खाली नहीं थे, आज अचानक ये मिल गए। इसी तरह से मैंने कहा तो ये आपने देखा इनकी राजनीति को लेकर के कितने बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे आज आपने किया, पूरी राजनीतिक कैरियर की चित्रण करने की कोशिश आपने देखा, कितनी दृढ़ता और कितनी मजबूत इरादों से और स्वच्छंद होकर आपने सारी बातों का जवाब दिया और सारे कासों का खंडते हुए आपने अपनी बातों को कितनी सावधानी और कितनी स्वच्छता से रखा। मैं जीवक न्यूज पर आप आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और बोलता हूं।